और डॉक्टर नितिन अग्रवाल महानुभावों के स्वागत के उपरांत श्री विजय शंकर तिवारी जी, आप महामंत्री हैं भारतीय धरोहर के, आपसे निवेदन है कि भारतीय धरोहर की संस्था का जो कार्य है और उसकी भूमिका, उसके विषय में हम सबको जानते हैं। डॉक्टर प्रकाश सैनी जी, हमारे अच्छे अध्यक्ष माननीय श्री ज्योतिनारायण जी, आज के मुख्य वक्ता डॉक्टर उमंग पंड्या जी, भारतीय धरोहर के अध्यक्ष श्री राजीव कपूर जी, और भारतीय धरोहर में एक जो लोगों को आहार विहार से कैसे लोग स्वस्थ रहे, ये प्रेरणा देने वाले डॉक्टर महेश व्यास जी, और भारतीय धरोहर के जो सारा काम है, दुनिया कैसे इसको स्वीकार करे, इस सारे काम को सहयोग देकर के काम करने वाले डॉक्टर नितिन जी, हमारे जो कभी भी मंच पर नहीं बैठते हैं और भारतीय धरोहर के सर्वोच्च पद पर काम करते हैं और पूरा सक्रिय रहकर काम करते हैं, श्री रमेश कपूर जी। भारतीय धरोहर कैसे चले, इसके पूरा जी जान लगा करके अपना सारा संसाधन, अपने साधन दे करके ऐसा जो सहयोग करते हैं हमारे श्री राजेंद्र जी। भारतीय धरोहर का काम कैसे विस्तारित हो, ये रात दिन चिंता करने वाले, काम करने वाले श्री पवन मित्तल जी। हमारी भारतीय धरोहर की दिल्ली में जो हमारे कार्यकर्ता है, नाम मैं सब पैसे नहीं लूंगा क्योंकि समय कम मिला है, मैं उन सबको और अपने दिल्ली प्रदेश से, एनसीआर से जो भारतीय धरोहर के आज के कार्यक्रम में उपस्थित हैं, ऐसे सारे बंधु बने। आपको सुने हुए पंड्या जी द्वारा है विशिष्ट विषय है उत्तम संतान भारतीय विज्ञान, और इस विषय की ललक इतनी ज्यादा होगी, शायद मुझे सुनने की आपको लगा होगा कि इतनी जल्दी समाप्त करें ताकि उम्र पंड्या जी आऊँ, और मैं ऐसे करूँगा कि मैं आपको आश्वासन देता हूँ। ये भारतीय धरोहर का जो सारा काम है, मोटा मोटा हम सब लोगों के ध्यान में आ जाता है कि भारतीय धरोहर क्या काम कर रहा होगा, मोटा मोटा ध्यान में आता है, लेकिन उसका विस्तृत ध्यान नहीं आता। मोटा मोटा जैसे भारतीय धरोहर के विषय कहते हैं, विश्व धरोहर है ताजमहल, और ये महल है, पुराना महल है, ये भी धरोहर है, तो मोटा मोटा में इसके काम की जब ध्यान करते हैं तो ये चीजें ध्यान में आती हैं। धरोहर की गहराई तक के कौन कौन से काम हो सकते हैं भारत के, ये कम ध्यान में आता है। जो लोग काम करते हैं उनको ध्यान में आता है, और ये सारा विषय ध्यान कराने के मुझे, मैं जहां भी कोशिश करता हूं कि बात करूं तो एक उदाहरण जरूर देता हूं कि स्टार प्लस में एक कार्यक्रम आता है, हम सब लोग जानते होंगे, कौन बनेगा करोड़पति। आजकल शायद किसी दूसरे चैनल में आता है, सोनी में आता है। तो उसमें अमिताभ बच्चन जी प्रमुख है, और अमिताभ बच्चन जी प्रश्न करते हैं सामने वाले जो चेयर में बैठा हुआ था उससे, और वो प्रश्न को उत्तर देता है और कैसे जीता जाता है। तो एक कार्यक्रम मैं कराया नहीं देखता हूँ, लेकिन एक बार किसी कार्यकर्ता के परिवार में गया और बैठा तो यही चल रहा था, और मेरी बात सुनने की मूड में नहीं थे, पूरा परिवार मूड में नहीं था, क्योंकि वहां पर वो देख रहा था, तो मैं भी मजबूरी में उनके साथ देख रहा था। तो फिर प्रश्न पूछता है क्या वो देते, लेकिन सर 12 साढ़े 12 लाख रुपए जीत चुके थे। तब एक प्रश्न किया अमिताभ बच्चन जी ने सामने बैठे व्यक्ति से, अच्छा ये बताओ कि महाभारत में सावधानी किसका नाम था? बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर देने वाला वो व्यक्ति अटका गया,
और थोड़ी व्यक्ति को जाता और बोला कि भाई साहब आज की मुझे माइथोलॉजी का ज्ञान नहीं है। लेकिन माइथोलॉजी का ज्ञान वाला विषय आया तो मैं उत्तर प्रदेश के कानपुर का रहने वाला हूँ, आपको सबको पता है कानपुर वालों की या उत्तर प्रदेश वालों की, सबके लिए नहीं कहूँगा, लेकिन मेरी अंग्रेजी बहुत कमजोर है। लेकिन माइथोलॉजी आकर के मैं अपने दिमाग में सोचने लगा कि ये माइथोलॉजी नहीं क्या, तो बहुत सोचने के बाद में ध्यान में आया माइथोलॉजी, तो मुझे ध्यान में आया, आप लोग सब लोग को ध्यान में होगा, माइथोलॉजी यानी झूठ का वाद यानी कल्पना। 5000 साल पहले भारत में महाभारत हुआ। दुनिया का कोई भी इतिहासक किसी ने भी महाभारत को नकारा नहीं। अच्छा, जब महाभारत को नहीं नकारा तो उसके पात्र भी नहीं नकारने वाले हैं, लेकिन महाभारत भी सच है और महाभारत के पात्र भी सच है, तो सबके साथ ही माइथोलॉजी कैसे हो गया? 200 साल पहले, 400 साल पहले, 500 साल पहले हम जब कोई नाम लेते हैं और कहते हैं उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं है तो उसको माइथोलॉजी के एक सेक्टर में डाल देते हैं, लेकिन कल्पना कह करके उसको नकार देते हैं। हम कल्पना कर सकते हैं कि अपने पूर्वजों को हमारे दादा के दादा के दादा परदादा हो सकता 500 साल 700 साल पहले रहे होंगे, उनका मेरे पास डॉक्यूमेंटेशन नहीं होगा, लेकिन आज की भाषा में जब बोलेंगे तो उसको माइथोलॉजी कहते हैं। यानी हमारे दादा के दादा परदादा नहीं थे तो हमारे पिताजी कहाँ से आए, और पिताजी नहीं होते तो हम कहाँ से आए? एक तरीके से अपने पूर्वजों को, अपने पिता को नकार देना, अपने पिता को नकार देना। और अंग्रेजी में उसको बहुत जल्दी गाली बोलते हैं और हिंदी में बहुत जल्दी गाली बोलते हैं, जिसके पिता का पता नहीं हो। यानी सीधा सीधा में माइथोलॉजी कह दिया तो अपन लगा दिया ना, लोगों ने बोला। उसके बाद मैं काम दूसरा करना प्रारंभ कर दिया था हमने, तब सीधा सीधा रास्ता हमने कुछ खुलता हुआ नजर आया कि भारतीय धर्मों में क्या क्या करना चाहिए। तो करना भी प्रारंभ किया कि भारत के समृद्ध ज्ञान विज्ञान के विविध क्षेत्रों का काम होना चाहिए। हमने IIT दिल्ली से संबंध किया, IIT दिल्ली से संपर्क जोड़ा। IIT दिल्ली ने कहा कि हम ऐसे काम नहीं करेंगे, इसका हम शुल्क करेंगे, और हमको IIT दिल्ली ने हमसे 2 लाख रुपए लिए। भारतीय धरोहर के पास उसमें 5000 रुपए का फंड नहीं होता था, हमने इधर जैसे राजन मित्तल जी हैं ऐसे 4-5 लाख लोगों से 2 लाख रुपए कर लिया, और IIT दिल्ली को 2 लाख रुपए दिए कि IIT दिल्ली के माध्यम से कुछ भारतीय धरोहर का काम करा लेंगे। 2 साल में 2 लाख कम हो गए, कोई काम नहीं हुआ। लेकिन दिशा निर्देशन में काम क्या करना चाहिए? काम ये ध्यान में आया कि जरूरी नहीं है कि हर काम खुद प्रारंभ करो। देश में बड़े बड़े संस्थान खड़े हैं और उनमें बैठे हुए बहुत बड़े बड़े वैज्ञानिक भारतीय धरोहर में भारतीय ज्ञान विज्ञान पर भी काम किया जा सकता है, ये उनको दिशा नहीं है, वो दिशा देने वाले नहीं, तो वो काम प्रारंभ किया। और ये करके देश के कुछ संस्थानों में, कुछ IIT, कुछ ऐसे बड़े संस्थान जो हैं, वहां के वैज्ञानिकों को कोई न कोई विषय दे करके हमें काम प्रारंभ करवाया। जैसे हमारा कणाव का विषय आता है, परमाणु का विषय आता है, इस पर कहते हैं दुनिया में सबसे पहले परमाणु की बात करें किसी ने की तो कणाव ने की, इतना ही कहते हैं, उसके आगे कोई बोलने वाला नहीं है। तो मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कॉलेज में डॉक्टर ब्रजेश पांडे हैं, फिजिक्स के प्रोफेसर हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट में, उनको हमने कहा इस पर काम करो और एक तो गाइड दिए उनको, ऐसे स्थापत्य पर काम होना चाहिए। तो सम्राट अशोक इंजीनियरिंग कॉलेज विदिशा में डॉक्टर JS चौहान है, जनार्दन सिंह चौहान, और भारतीय स्थापत्य पर रुचि रखते हैं। तो उन्होंने कहा कि आप भले ही आधुनिक के प्रोफेसर हो, लेकिन आप भारतीय स्थापत्य, प्राचीन स्थापत्य पर काम करें और ये देखें कि वो पुराना जो हमारा ज्ञान था आज भी कहीं सहयोगी है क्या। एक ऐसे विविध काम लोगों ने करने शुरू किए। लेकिन कैसी विविधता है देश में काम करने वाले बहुत सारे लोग हैं। हमने उसी समय सोचा कि IIT दिल्ली में एक काम ऐसा करते हैं कि देश भर में तो भारतीय विज्ञान पर जिन्होंने काम किया हो उनको जमीन पर लेकर के आते हैं, जिसे ढाका की मलमल बना रहा हो, उसमें बल्कि की आर्टिकल बना रहे हैं क्या, ऐसे लोगों को चुन चुन करके लाने की कोशिश करने लगे। एक पूरा कार्यक्रम करने की योजना बनाई और उसके लिए हमने 2 लोगों की एक टीम बंगलौर में की। उसमें जगदीश मित्तल जी और एक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद IIT दिल्ली में प्रोफेसर हैं। उन दोनों को हमने कहा कि बंगलौर में देखो भारतीय विज्ञान में कौन कौन लोग काम करने वाले हैं। वो दोनों गए, जिनसे मिलने गए थे उनसे मिले, उन्होंने एक रिसर्च किया कि एक डॉक्टर नाम के ध्यान नहीं, 73-74 साल की उम्र के हैं और उनका एक एरोनॉटिक्स कॉलेज चलता है
वो बहुत अच्छा भारतीय विज्ञान पर काम कर रहे हैं। ये दोनों उनसे मिलने गए तो क्या कर रहे थे, वो वेदों में एक विराट पुरुष की कल्पना की गई है। उसमें विराट पुरुष की कल्पना करने में सप्तजिह्वा का अग्नि का वर्णन है, अग्नि की 7 फ्लेम निकलती हैं, उसका वर्णन है। उसको उन्होंने डिकोड करवाया और डिकोड करवाने के बाद 7 फेज इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का एक प्रोजेक्ट तैयार किया। और कह रहे थे कि बेटा ये प्रोजेक्ट हमारा अधूरा पड़ा हुआ है। क्यों अधूरा पड़ा हुआ है? हमें 5-7 लाख रुपए चाहिए और वो हमारे पास है नहीं। तो उन्होंने कहा सरकार से देखो, बोले सरकार के पीछे तो 3-4 साल से पड़े हुए हैं, कोई कमी नहीं की उन्होंने। तो जब राजेंद्र ने हमें कहा तो उन्होंने कहा चलो हम भीख मांगते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों से बात की तो एक सच्चे लोग तैयार हो गए, कितना चाहिए? मैंने 6 लाख रुपए चाहिए उनको। ये करते करते मुझे 6 महीने हो गए। जब हमें उनसे अनुमति मिल गई तो हमने राजेंद्र जी कहा कि आप उनको बोल दो कि 6 लाख रुपए किस अकाउंट में भेजना है, आप अपना नाम पे भेजना है, आपकी संस्था के नाम भेजना है। तो राजेंद्र जी को फोन किया, उन्होंने कहा अब बात करने का कोई फायदा नहीं है। क्यों फायदा नहीं? तो बहुत देर हो गई, मैं तो थक गया था, पहले थक गया था। मैंने वो प्रोजेक्ट कनाडा की एक प्राइवेट कंपनी को 40 करोड़ रुपए में बेच दिया है। मैं मानने वाला हूं ऐसे भारतीय विज्ञान पर भारत में काम करने वाले लोग बैठे हैं, आवश्यकता है उनके लिए हाथ उठाने वालों की। भारतीय धरोहर सारे देश में ऐसे लोगों को सहयोग मिले, एक ही काम करता है, कोई कहीं नहीं हो। हमने वो भी किया है। भारतीय दिमाग जो विषय है उस पर काम करने वालों को हमने सहयोग किया है। हम भीख मांगते हैं उसके लिए और उनको प्रदान करते हैं। लेकिन ये जो हमने मैथोलॉजी वाली बात है, ये बड़ी ये आम समझदार हर आदमी जो भारत को, भारत की बात को, भारत की धरोहर को, भारत के सारे ज्ञान विज्ञान को अंदर तक मानता है, लेकिन भाषा में प्रयोग करता है मैथोलॉजी। ये कैसे संभव हुआ? ये लोगों के दिमाग में कैसे आ गया? तो वो समझने की जरूरत है। और वो सारा विषय ये है कि जो लाल बहादुर मेघालय हैं, जब से उन्होंने सोचा था इंग्लैंड की संसद में बात करके कि भारत के मूल को बदलना चाहिए, तो भारत के मूल को बदला गया। भारत का मूल है भारत की भाषा है संस्कृत। तो संस्कृत के स्थान पे दिखा दिया गया अंग्रेजी को। मैं अंग्रेजी का विरोधी नहीं हूँ, अंग्रेजी को प्रमुखता दी गई, संस्कृत को पीछे किया गया। भारत का सारा ज्ञान विज्ञान संस्कृत में, इसलिए उसका सारा हमारा जो विज्ञान है वो बहुत पीछे चला गया, वो लोगों की नजर में नहीं आ पाया और लोगों की नजर में आए। ये ऐसा सारा काम भारतीय धरोहर करती है और इसलिए सेमिनार करना, सहयोग करना, वैज्ञानिक गुरुकुल को काम देना, ये हम सब कुछ कर रहे हैं। इसलिए भारतीय धरोहर पत्रिका निकलती है, हमने विशेषांक छापा, आयुर्वेद विशेषांक। और ये कह सकते हैं कि आज भारत में आयुर्वेद बहुत प्रमुखता के साथ आगे बढ़ा। तो एक इसके जो हमारे डॉक्टर वेद प्रकाश त्यागी जी जिस स्थान पर बैठे हैं, इनके गुरु जी श्री राम शर्मा जी, मुंबई उनका केंद्र था, राजस्थान के रहने वाले थे। हमें डॉक्टर महेश जी ने कहा कि वो इस समय भीषण किताब आए आयुर्वेद के भारत में, उन पर छापना चाहिए। मैंने उनका एक विशेषांक निकाला, उनके घर में जाकर उसका हमने विमोचन किया। चौपाटी के किनारे, कौन चौपाटी? उस चौपाटी के किनारे जहाँ कहते हैं कि भारत जो सबसे पहले विमान उड़ा, तो कहते हैं 1904 में किसने उड़ाया? राइट बंधुओं ने। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। ये प्रमाण इस बात के हैं कि 1894 में मुखे नाम के एक व्यक्ति ने उस चौपाटी के, जिस चौपाटी में हम लोगों ने बात की, जिससे मुझे ध्यान में आया, उस चौपाटी में विमान 1500 फुट की ऊंचाई तक उड़ाया था और उसके प्रमाण थे। उस चौपाटी के किनारे बैठकर मैं और डॉक्टर महेश जी हम चर्चा कर रहे थे। भाई साहब, हम लोग तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि ढाका की मंजिल ये थी, ये विमान ये था, और आम लोग कहते हैं कि आप आम व्यक्ति के लिए क्या कर रहे हो, आप बड़ी बड़ी बातें करते हो। तो हम लोगों को, आम लोगों के लिए भी कुछ करना चाहिए, कुछ प्रयास करना चाहिए। हम 2 बजे रात तक बैठे रहे, तब ध्यान में आया कि आम लोगों के क्या कर सकते हैं? खाना, हवा, पानी। अब पानी के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो खाना एक ऐसा विषय बनता है जिसके कुछ कर सकते हैं। तो वहां से एक बात निकली कि हर व्यक्ति के शरीर की अपनी एक प्रकृति होती है और हम सबको अपनी राशि पता है, मेरी मेष है, मेरी वृष है, मेरी मीन है, मेरी मिथुन है, लेकिन मेरे शरीर की प्रकृति क्या है ये हमको किसी को नहीं पता होता है।
और जब प्रकृति पता नहीं तो हर अनाज की भी अपनी प्रकृति होती है। तो अनाज कोई भी खाएंगे और पता चला मेरे शरीर की प्रकृति बात है और मैं वही खाना खा रहा हूँ, मेरा वाट बढ़ा रहा है, तो मेरा दिमाग वहां पक्का है। तो दुनिया को, देश को, लोगों को ये पता होना चाहिए मेरे शरीर की प्रकृति क्या है, उसके अनुसार अगर भोजन करेंगे तो जीवन भर स्वस्थ रहेंगे। इस विषय को लेकर भारतीय धर्म में काम प्रारंभ किया और ये काम करते करते आज देश में लोग जानते हैं, उस पर काम करना शुरू कर दिया। अब आगे बढ़कर के विषय पर मैंने ये तो काम कर लिया, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण काम है, यहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है, वहाँ आंदोलन हो रहा है, देश बिगड़ रहा है, ऊपर तक लोग इसमें संलग्न है, तो कैसे ठीक होगा? तो ठीक कैसे होगा? जब बच्चा ठीक होगा, संतति ठीक होगी, वर्ष ठीक होगा, ऊपर तक सारा ठीक हो जाएगा। तो ये ठीक करने की कोशिश करने की है। तो भारत में इसका कोई काम था क्या? तो ये काम था कि भारत में उत्तम संतान, जैसी संतति हम चाहें वैसी संतति हम पैदा कर सकते हैं, इसका एक पूरा विज्ञान था। इसमें बहुत आपके 4 साल पहले से काम कर रहे थे, लेकिन पहला कार्य किया हमने। तो उत्तम हम अपने जीवन के सारे काम, हम शादी करते हैं, मुहूर्त निकलवाते हैं, व्यवसाय करते हैं, पूरी योजना बनाते हैं, लड़के की शादी करते हैं, पूरी योजना बनाते हैं, नौकरी ज्वाइन करते हैं तो भी हम मुहूर्त निकलवाने जाते हैं, व्यवसाय करते हैं, हम कुछ भी करें, प्रत्येक महत्वपूर्ण काम की पूरी योजना बनाते हैं। लेकिन अगर योजना नहीं बनती किसी चीज की, तो सबसे महत्वपूर्ण काम की योजना नहीं बनती कि मेरी जो संतान पैदा होगी, मुझे लगता है वो एक पिंजर जैसी होती है, उसकी योजना बननी चाहिए, उसका पूरा प्रयास होना चाहिए, उसका पूरा विज्ञान लोगों को पता होना चाहिए, तो वो विज्ञान लोगों को पता चले। इसलिए उत्तम संतान भारतीय विज्ञान नाम से भारतीय धर्म में ये काम प्रारंभ किया है। इसका एक सेंटर के लिए शुरू हो रहा है, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। इसमें आप लोग आए हैं, आप जिस विषय सुनने आए थे उसमें से मैंने कुछ समय ज्यादा ले लिया होगा। मैं चाहता हूँ कि आप लोग मुझे